किसी भी तारे के जन्म से मृत्यु तक का सफ़र कई बिलियन सालों का होता है। ऐसे में किसी तारे में होने वाले परिवर्तन को हम इंसान नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इंसानों की उम्र इसके सापेक्ष बहुत कम होती है। लेकिन इसे विज्ञान की मदद से समझा जा सकता है। विज्ञान के अनुसार किसी भी तारे के जन्म से पहले उसके सारे मटेरियल गैस और डस्ट के क्लाउड के रूप में होते हैं। शुरू में तारे के जन्म के समय इसके मटेरियल के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। धीरे धीरे ये सभी गैस और डस्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की तरफ कंप्रेस होते हैं और हाई प्रेशर की वजह से इसका तापमान बहुत बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया कुछ बिलियन सालों तक चलती रहती है। इसके बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। इस तरह से एक येलो स्टार का जन्म होता है। स्टार से गर्मी और प्रकाशीय ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। स्टार के अंदर होने वाले फ्यूजन को प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रोटॉन से शुरू होती है और कई चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से ये प्रोटॉन एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और हाइड्रोजन एक भारी नाभिक हीलियम में बदल जाता है। यह संलयन की प्रक्रिया स्टार के केंद्र में होती है और इसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया कई बिलियन सालों तक चलती रहती है। धीरे धीरे फ्यूजन रिएक्शन से कई बिलियन सालों में स्टार के अंदर का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और येलो स्टार एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाता है। हाइड्रोजन के खत्म होने तक रेड जाइंट स्टार का कोर हैवी एलिमेंट हीलियम की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाता है और इसके कोर का टेम्परेचर कई मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब फिर इतने हाई टेम्परेचर की वजह से हीलियम का नाभिक और हैवी एलिमेंट में फ्यूज होना शुरू हो जाता है। ट्रिपल अल्फा प्रोसेस से हीलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में फ्यूज होने लगता है। अब स्टार के पास न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए फ्यूल के रूप में हीलियम होता है, जो बड़ी मात्रा में मौजूद है। हीलियम का कार्बन में फ्यूज होने का प्रोसेस कई बिलियन सालों तक ऐसे ही चलता रहता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस समय स्टार का साइज कंप्रेस होने लगता है और तापमान भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे स्टार का कलर ब्लू हो जाता है। कोर के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एलिमेंट और हैवी एलिमेंट में फ्यूज होते रहते हैं। कार्बन फ्यूज होकर नियान में बदल जाता है, नियान ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन में और सिलिकॉन फ्यूज होकर आयरन में बदल जाता है। आयरन तक पहुंचने में कई बिलियन सालों का समय लग जाता है। अब आयरन को फ्यूज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाती है और स्टार की डेथ हो जाती है। जब तक स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, तब तक बाहरी और आंतरिक प्रेशर बैलेंस में रहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन बंद होने से आंतरिक प्रेशर खत्म हो जाता है। बाहरी प्रेशर और ग्रेविटी की वजह से स्टार का साइज घटने लगता है। साइज घटने से डेंसिटी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। आयरन कोर में इतना अधिक अनबैलेंसिंग की वजह से इसमें एक हैवी विस्फोट होता है और सभी मैटर स्पेस में बिखर जाते हैं। इस घटना को ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो भी स्टार के कोर में बचा रहता है, उसे ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार का मास पृथ्वी से लाखों गुना अधिक होता है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी 10 के पावर 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। इसकी डेंसिटी इतना अधिक होने की वजह से पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह इसके छोटे से आयतन में ही फिट हो सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर महज 20 किलोमीटर के करीब होता है, लेकिन हाई डेंसिटी की वजह से इसका मास हमारे सूरज के मास से लगभग 1.5 गुना अधिक होता है। न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड 1 ट्रिलियन टेस्ला तक होती है, जबकि हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड केवल 0.0005 या 10⁻⁻5 टेस्ला होती है। वैज्ञानिक भी अब तक अधिकतम 100 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बना पाए हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड 1 ट्रिलियन टेस्ला होती है, तो यह कितना शक्तिशाली मैग्नेट होता होगा। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी सोच से भी अधिक होता है। किसी भी प्लैनेट या स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि किसी प्लैनेट या स्टार पर स्मॉल g का मान अधिक होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप अधिक हो जाएगा।
किसी भी प्लैनेट या स्टार पर स्मॉल जी का मान निकालने के लिए हम एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यम अपान आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यम और आर क्रमशः उस प्लैनेट या स्टार का मास और रेडियस होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का द्रव्यमान हमारे सूरज से भी 1.5 गुना अधिक होता है और इसका रेडियस लगभग 10 किलोमीटर का ही होता है। ऐसे में इस पर जी का मान बहुत बहुत अधिक हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार के सतह का ग्रेविटेशनल फील्ड पृथ्वी की सतह के ग्रेविटेशनल फील्ड से 2 × 10⁻11 गुना अधिक होता है। मतलब यदि कोई बड़े से बड़ा जानवर भी इस स्टार पर पहुंच जाए तो इतने हाई ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसका शरीर कुछ पलों में ही एक बिंदु में समा जाएगा। धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन एक न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटेशनल फील्ड 2 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक होता है और न्यूट्रॉन स्टार पर एस्केप वेलोसिटी 1,60,000 किलोमीटर पर सेकेंड यानी लाइट की स्पीड का लगभग आधा होता है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए?